गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है उसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। समझ आया क्या क्या कहते हैं हम उसे? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। जैसे हम क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ऐसे ही हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे कहते हैं। ठीक है, जो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, जो इसमें एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे, जो नीडेड हैं, वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में एज वेल एज इन प्लास्टिड्स। ठीक है, इस पाथवे के दो प्राइमरी फंक्शन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड NADPH फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। एक तो NADPH को प्रोवाइड कराएगा इंस्टीड ऑफ NADH, NADPH प्रोवाइड कराएगा ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरा फंक्शन है टू प्रोवाइड राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस। देखिए, जब आप ये मेटाबॉलिज्म सब पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, लाइक अमाइनो एसिड्स की, तब आपको समझ आएगा कि राइबोस 5 फॉस्फेट का एक्चुअल में वहाँ रोल क्या है। पर अभी पहले हम ये तो सीखें कि राइबोस 5 फॉस्फेट हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट मिलेगा हमें, जो कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में काम आएगा। ठीक है, अब बात सुनिए। इस जो पाथवे है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसे दो फेज में डिवाइड किया गया है। एक है ऑक्सीडेटिव फेज, एक है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें आपको NADPH मिलेंगे। ठीक है, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, फेज दैट इंटर कन्वर्ट्स फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स। अब आप ये देखेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। आप हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया कि जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, PPP, इसके दो और नाम हैं। एक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, दूसरा है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। जो इसके एंजाइम्स हैं वो आपको प्लास्टिड एज वेल एज इन साइटोसोल मिलेंगे। ठीक है, इसके दो मेन फंक्शन हैं। एक है NADPH, ठीक है, जो कि रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में काम आएगा। दूसरा है राइबोस 5 फॉस्फेट, जो कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में काम आएगा। इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज से। देखिए, ये ऑक्सीडेटिव फेज है आपका। देखिए, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेटिव फेज में? ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। देखिए, आपको पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और हमें एक NADPH मिलेगा। ठीक है, जो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोनेस। अब जो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, ये राइबुलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे अगेन हमें एक NADPH मिलेगा, साथ में हमें एक CO2 भी मिलेगा, क्योंकि ये 6 कार्बन का था, अब ये 5 कार्बन का हो गया है, तो एक CO2 मिलेगा। समझ आ रही है आपको इतनी बात? देखिए क्या हुआ, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये राइबुलोस 5 फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का है, इसमें कन्वर्ट होगा। इसके कन्वर्ट होने पे हमें दो चीज़ मिलेंगी। एक है NADPH। कितने NADPH मिलेंगे हमें? 2। ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट NADPH, नॉट NADH। NADPH हमें 2 मिलेंगे और एक CO2 मिलेगा। इतना समझ आया आपको? तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल देखिए, हमें अगर हम कहें कि हम 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर मैं कह रही हूँ मैं 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो क्या मुझे 3 राइबुलोस 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से मुझे एक राइबुलोस 5 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो मुझे 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से 3 राइबुलोस 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 3 CO2 मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ आई? और मुझे जब मैं एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब वो कन्वर्ट हो रहा था 1 राइबुलोस 5 फॉस्फेट में, तो उससे मुझे 2 NADPH मिल रहे थे। अब क्योंकि 3 है तो क्या मुझे 6 नहीं मिलेंगे? क्योंकि 3 × 2
बात समझ आई आपको? देखिए अब पहले एक को लेके चलिए। अगर आपका एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है और वो कन्वर्ट हो रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में, तो उससे आपको एक CO2 मिल रहा था और 2 NADPH मिल रहे थे। ठीक है, तो अगर हम 3 की बात करें, अगर 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है तो उससे आपको 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3 CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 6 NADPH मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ आई? अब हम मूव करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ। इतना आपको समझ आया ना? अब हम मूव करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ। देखिए नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा। ये आपको थोड़ा सा कम क्लियर होगा डायग्राम, पर आप थोड़ा समझने की से कोशिश कीजिए। देखिए ये जो आपको यहाँ से है ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, ये यहाँ से, ये इससे पहले ऑक्सीडेटिव फेज है। देखिए क्या हो रहा है ऑक्सीडेटिव फेज में, इवन यहाँ तक ऑक्सीडेटिव फेज है। ठीक है, देखिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन में, देन वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना हमने ऑक्सीडेटिव फेज में देख लिया। अब जो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, अब ये आपको देखिए एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल देगा। कैसे? देखिए राइबुलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा, देखिए हर 3 मॉलिक्यूल लिए हमने तो किस किस में कन्वर्ट हो गया, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज, 3 मॉलिक्यूल आ गए। अब जो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट है कन्वर्ट हो रहा है जाइलोज 5 फॉस्फेट में। समझ में आया? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो रहा है राइबोज 5 फॉस्फेट में, और अगेन ये राइबुलोज कन्वर्ट हो रहा है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। देखिए फुल फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट थे, जिसमें से एक तो कन्वर्ट हो गया राइबोज 5 फॉस्फेट में और 2 कन्वर्ट हो गए आपके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। इतनी बात आपको समझ में आई? विद द हेल्प ऑफ, ये किससे की हेल्प से कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन होगा एपीमेरेज की हेल्प से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या होगा आपके ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबेज 5 फॉस्फेट, ये टोटल 10 कार्बन है, ये दो मिलके क्या बनाएंगे, सेडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसकीटोलेज। देखिए जो ट्रांसकीटोलेज होता है ये कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स। ये एक्चुअल में इसका नाम है कीटोलेज, बट ये एक्चुअल में क्या ट्रांसफर करेगा, एल्डोल मोइटी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्रांस एल्डोलेज की, तो ये ट्रांसफर करता है 3 कार्बन की यूनिट को और ये ट्रांसफर करता है कीटो मोइटी को। नाम के ही अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रांस कीटोलेज की हेल्प से सेडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए दोनों टोटल कितने कार्बन के हो गए मिला के हमारे, 7 और 3 10, देन फिर ये 6 और 4 के में टूट जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो बना लेगा ग्लूकोज, जो इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड जो ये जाइलोज 5 फॉस्फेट है ये क्या बना लेगा, इन दोनों की हेल्प से मतलब 5 और 4 9 कार्बन का हो गया, तो ये 2 में टूट जाएंगे, 3 एंड 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। समझ आया आपको? देखिए इनका एक्चुअल में रोल क्या है, ये बीच में हमें काम आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट की, ठीक है, तो ये जो इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये आपके सिंथेसाइज करने के काम आएगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, इतनी बात आपको। जैसे अगर मैं बात करूं राइबोज 5 फॉस्फेट की, तो वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में काम आएगा। तो ये जो बीच में ये बन रहे हैं आपके इंटरमीडिएट, ये आपके वैरायटी ऑफ पर्पसेज में यूज होते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ पर्पसेज देंगे, तो इसीलिए इसमें इंटरमीडिएट काफ़ी सारे बनते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए दोबारा से एक बार मेरे साथ देखिए, ये देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका राइबुलोज 5 फॉस्फेट तक बन गया, ये ऑक्सीडेटिव फेज है, आपको समझ आ गया इतना। अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट से आपका जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट से एक राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा और एक राइबुलोज 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। क्योंकि ये दोनों 10 कार्बन हैं तो ये 7 और 3 में टूट जाएंगे। ठीक है, अब फिर से ये 10 हो गए, फिर ये 6 और 4 में टूट जाएंगे। इतना बात आपको है? तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट इस राइथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलके, क्योंकि टोटल 9 कार्बन है तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा। समझ आया आपको? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर
एक आपका 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट के ये मॉलिक्यूल थे, तो क्या हमें मिला एंड प्रोडक्ट 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिले हमें और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला। ये चीज़ आपको समझ आई। देखिए आपका क्या था, तीन राइबुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे और हमें क्या मिल रहे हैं, 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हमें क्या मिल रहा है, ये 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हमें क्या दे रहे हैं, 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमें ऑक्सीडेटिव फेज में एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से क्या मिला, हमें एक राइबुलोज 5 फॉस्फेट मिला, एक हमें CO2 मिला और 2 NADPH मिले। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या है, एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज एक्टिवेटेड बाय NADP+। जब NADP+ की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन इनिबिट हो जाएगा जब NADPH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड इंसुलिन। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया है। राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज इज इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ग्लाइकोसाइलेशन और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो आपको पता है करेक्ट आंसर इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट गेट 2018 में आया ये। The number of NADP+ molecules required to completely oxidize 1 molecule of glucose to CO2 through pentose phosphate pathway is। तो इसका आंसर है 12। अब आप समझिए कैसे, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, एक मॉलिक्यूल है आप पे ग्लूकोज का, ठीक है, और आपको उसे कंप्लीटली CO2 में बनाना है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6। CO2 कितने कार्बन का होना चाहिए, तो ये 6 बार चलेगी ये साइकिल। एक ग्लूकोज को CO2 बनाने में, अब सुनिए कंफ्यूज मत हुइए। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आपने डिस्कस की मेरे साथ। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में हमने क्या देखा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट CO2 बना रहा है, एक CO2 ही तो बना रहा है, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो एक ग्लूकोज 6 CO2 कितनी बार में बनाएगा, जब 6 टाइम चलेगा ये साइकिल, जो ये पाथ नॉट साइकिल, ये पाथवे 6 बार चलेगा तभी तो 6 CO2 बनेंगे। तो आपके जब एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना रहा था तो आपको 2 NADPH मिल रहे थे, सुन रहे हैं आप, 2 NADPH और एक CO2 मिल रहा था, एक CO2 मिल रहा था। ठीक है। तो अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब CO2 बनाएगा, 6 CO2 बनाएगा, तो कितने NADPH मिलेंगे आपको, 12। समझ रहे हैं, 12। तो कितने NADP+ यूज हो जाएंगे, 12। तो करेक्ट आंसर इज 12। समझ आया, नहीं आया तो दोबारा देखिए, आपको जरूर आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना रहा था, तो एक CO2 मिल रहा था और कितने NADPH मिल रहे थे, एक ये और एक ये, तो 2 NADPH मिल रहे थे आपको। ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि उसे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होना है CO2 में, तो उसे ये 6 टाइम रन करना पड़ेगा, तभी तो वो बार बार CO2 बनाएगा। ठीक है। तो कितने टोटल NADPH यूज हो जाएंगे, 12। समझ आया। अब तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2006। द मेन फंक्शन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज टू सप्लाई राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH, सप्लाई NADH एंड ATP, थर्ड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू यूज द कार्बन स्केलेटन्स ऑफ एक्सिस अमाइनो एसिड्स, फोर्थ प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो मुझे पता है आप लोगों को पता है इसका आंसर, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका जो ये आपकी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो कैसे डिफर करती है ग्लाइकोलाइसिस से। पहली बात तो जो आपके ग्लाइकोलाइसिस थी उसमें ATP जो मेन था, आपका जो ATP प्रोडक्शन था वो मेन था, लेकिन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कोई भी ATP जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात करें तो वहाँ पर NADP+ आ रहा है रेदर देन NAD+। ठीक है। NADP+ यूटिलाइज हो रहा है ना आपको, और NADPH मिल रहा है। और अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वहाँ पर NADH आ रहा है इंस्टीड ऑफ NADP। समझ आई आपको बात। अगर हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात करें तो वहाँ पर NADPH मिल रहा है आपको और NADP+ यूटिलाइज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलाइसिस की तो वहाँ पर NAD+ यूटिलाइज होता है और NADH आपको मिलता है।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।